हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के लिए वीडियो, यानी कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास में है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर, दैट इज पब्लिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आपको इससे पहले पता चला कि हमारे सोसाइटी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है। तो जो गवर्नमेंट बिजनेस करती है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बिजनेस चलाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए, गवर्नमेंट दो प्रकार का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता है ये चीज कि हर स्टेट को एक अलग गवर्नमेंट रन करती है और पूरे इंडिया को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट चलाए या फिर दोनों मिलके चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक इंटरप्राइजेस बोलेंगे, यानी कि सरकारी संस्था। अच्छा, जब देश आजाद हुआ, अब थोड़ा सा बैक में जाइए, आज चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेज हम लोग को लूट कर चला गया। आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमारा देश को अंग्रेज 200 साल तक जम के लूटा। जब देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑन अदर कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर नाइबर कंट्री, जब हम गुलाम थे तो हम अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होता था मगर उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और वहां से बना बनाया प्रोडक्ट मंगवाते थे। तो किसी भी कंट्री के लिए सबसे शर्मनाक बात यही होता है कि आपके यहाँ रिसोर्सेस तो है मगर आप उसको कहीं और भेज रहे हैं और उसको उस कंट्री से बनवा के आप अपने कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं। यानी कि हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं और उसी रॉ मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट हम खुद खरीद रहे हैं महंगे दामों में। तो बताओ एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट हो रहा है? उस कंट्री में, ठीक है, जिस कंट्री में हम बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए सरकार बहुत सारी सरकारी संस्था स्टार्ट की, सरकारी कंपनी स्टार्ट किया, है ना। हमारी गवर्नमेंट भी जो है अपना बिजनेस में उतर गई। अच्छा, चूंकि सरकारी संस्था था और कहीं ना कहीं एक बूस्ट देने का जरूरत था, तो सरकारी संस्था को बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया गया, बहुत सारा छूट दिया गया, सरकार की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिलता था। मगर इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश का जितना भी सरकारी कंपनी है, जैसे सरकारी चीनी मिल, सरकारी जूट मिल, सरकारी सिल्क का कारखाना, कालीन का कारखाना, बहुत सारा इंडस्ट्री सरकार के द्वारा चलाया गया, बहुत सारा छूट दिया गया हमारे सरकार की तरफ से। मगर फिर भी इतना सपोर्ट, इतना एग्जम्पशन ऑन टैक्स, इतने तरीके का सपोर्ट देना, फाइनेंशियली हो गया चाहे मैन पावर के थ्रू हो गया, फिर भी हमारे जितने भी सरकारी कंपनी थे वो उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस लेवल पे परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो अल्टीमेटली 1991 में 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। 1991 आजादी से 1947 से लेके 1991 तक सरकारी कंपनी को बहुत बूस्ट देने का काम किया गया। बहुत सारे संस्था को स्टार्ट किया गया सरकार के द्वारा और उनको रन किया गया, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मगर उसी दौरान 1947 से 1991 के बीच की बात करें, उसी दौरान कुछ प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट किए गए। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उन लोग का बिजनेस ग्रो कर रहा था मगर सरकारी संस्था का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था। मतलब सरकारी संस्था को इतना सपोर्ट मिलना, इतना हर तरीके से जितना भी नीड है वो फुलफिल किया जा रहा था सरकार की तरफ से, मगर फिर भी वो आउटपुट नहीं आ पा रहा था। मगर वहीं प्राइवेट संस्था की बात करें तो प्राइवेट संस्था जो है बहुत तेजी गति से ग्रो कर रहा है। तो फाइनली 1991 एक ऐसा समय आया जहां पर हम लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ गया। तो उस समय की कांग्रेस सरकार, है ना, सोनिया गांधी जी थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने डिसीजन लिया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का, है ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ
कि सरकारी संस्था, वो सरकारी संस्था जो बहुत वीक पोजीशन पे थी, जिसका लेवल नहीं था, जो काम नहीं कर पा रही थी, या तो उसको बेचो और या तो उसको फिर से खड़ा करो। और कुछ कुछ सेक्टर ऐसे थे जहां पर सरकारी संस्था काम नहीं, सिर्फ सरकारी संस्था ही काम करती थी। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, सिर्फ बीएसएनएल हुआ करता था पहले। फिर उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर, सिर्फ सरकारी बैंक, है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ सरकारी कंपनी, बैंक में सिर्फ सरकारी बैंक, कोई प्राइवेट बैंक नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अगर हमारे इकोनॉमी को एक बूस्ट देना है तो सरकारी संस्था का तो होना बहुत जरूरी है, मगर साथ ही साथ एक प्राइवेट संस्था का भी होना जरूरी है। क्योंकि प्राइवेट संस्था अगर नहीं रहेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, प्राइवेट कंपनी अगर नहीं रहेगा, तो उस लेवल का जो कंपटीशन रिक्वायर्ड है वो कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो जब देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत स्थिति खराब हुआ बिजनेस इंटरप्राइजेस का, तो 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया। तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सरकारी कंपनी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर का नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब सरकारी संस्था। तो सरकार 3 तरीके से बिजनेस चलाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो तीनों के बारे में समझेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में समझेंगे, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज और उसके नेचर। फिर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कंपनी का नेचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यानी कि हम लोग जो समझे थे कि कोई भी टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नेचर, उसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज तीनों जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पीपीपी मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। अभी जो हम ओरली डिस्कस किए उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ कि जब आजादी हुआ, जब हम लोगों को आजादी मिला, तो हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट मतलब क्या, जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर के द्वारा चलाया जा रहा है, और पब्लिक सेक्टर मतलब वो बिजनेस जो सरकार के द्वारा चलाया गया। तो प्राइवेट का क्या स्थिति था और पब्लिक सेक्टर का क्या स्थिति था। ठीक है, तो देखिए, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nationalized many enterprises and also established many new undertaking। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, बहुत सारे कंपनी को नेशनलाइज किया, मतलब सरकार अपने कंट्रोल में ले लिया कि भाई अब तुमको हम चलाएंगे, तुम मेरे अधीन चलोगे। द इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन of 1948 and 1956 assigned dominant role to public sector enterprises। 1948 to 1956 तक ऐसा था कि गवर्नमेंट, अब देखो जैसे देश आजाद हुआ है तो जाहिर सी बात है लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना पोटेंशियल नहीं है, तो गवर्नमेंट को एक स्टेप लेने का जरूरत पड़ा। तो उस समय सरकार क्या की, पब्लिक सेक्टर को बहुत महत्व दिया कि नहीं, सरकारी संस्था है और ये पूरा इकोनॉमी को बूस्ट देगी, इकोनॉमी को फुलफिल करेगी, इकोनॉमी की नीड को फुलफिल करेगी, लोगों के नीड को फुलफिल करेगी। ठीक है, मेनी एरिया ऑफ बिजनेस वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस सेक्टर थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार ही काम करेगा। जैसे इंडियन रेलवे आज भी ऐसा संस्था है जहां पर सिर्फ प्राइवेट कंपनी, सिर्फ सरकार डिसीजन लेती है। डिफेंस सेक्टर आज भी ऐसा संस्था है जहां पर सिर्फ सरकार डिसीजन लेती है। एटॉमिक पावर ये ऐसा सेक्टर है
जहां पर सिर्फ सरकार पार्टिसिपेट करता है कि नहीं। रोड का कंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, डिसीजन सरकार लेता है मगर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग भी करते हैं। बात समझे। तो उसी समय आजादी के समय बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, है ना, ये सब, जूट मिल, शुगर मिल, कॉटन इंडस्ट्री, ये सब कुछ ऐसे इंडस्ट्री थे जिसपे सिर्फ और सिर्फ सरकार का कंट्रोल हुआ करता था। यानी कि अगर जूट मिल की बात करें तो सिर्फ सरकार स्टार्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात करें तो सिर्फ सरकार स्टार्ट करेगी, पब्लिक कंपनी स्टार्ट करेगी। इस तरीके का सिचुएशन था क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद हुआ था। The entry of private sector was restricted in the form of licensing, है ना। एंट्री, प्राइवेट सेक्टर का एंट्री बैंड था, रेस्ट्रिक्टेड था, या तो अगर इंटर कर भी रहे तो बहुत ज्यादा लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोल, प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूड टू ग्रो एंड कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्या बोल रहा है कि भले ही ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। अच्छा देखो, प्राइवेट सेक्टर को ना महत्व देने का कारण क्या था। आपको पता है कि इंडिया जब गुलाम हुआ किसके कारण हुआ, बिजनेस के कारण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को कैप्चर करते चली गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जब देश आजाद हुआ तो प्राइवेट बिजनेस के नाम पे थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि बिजनेसमैन, बिजनेस के चक्कर में ही हमारा देश एक बार गुलाम हो चुका था। तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर, हमारी सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को उतना महत्व नहीं दे रही थी। मगर फिर भी इतना रेस्ट्रिक्शन, इतना लाइसेंसिंग होने के बावजूद भी हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत अच्छा ग्रो किया और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। इन स्पाइट इन ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू द पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और जहां तक बात करें पब्लिक सेक्टर की, बहुत सारा उसको प्रायोरिटी दिया गया, बहुत सारा सपोर्ट दिया गया, फिर भी उस लेवल पे काम नहीं कर सका जिस लेवल पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाई in 1991 the government of India adopted policy of liberalization and globalization and privatization। आपको याद होगा, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG हुआ 1991 में। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल, मेनी एंट्री बैरियर ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव। बहुत सारा जो बैरियर था उसको रिमूव किया गया कि नहीं, आप आइए, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए। द इंडस्ट्री लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड एक्सेप्ट इन द एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक। बहुत सारे सेक्टर में एंट्री मिला, जैसे बैंक में, प्राइवेट बैंक भी है कि नहीं आज, है ना। इंश्योरेंस सेक्टर, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री, है ना, आज के डेट में रेलवे में भी प्राइवेट लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट समझ रही है कि प्राइवेट के साथ अगर मिल के चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, तभी देश का विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द एरिया रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड, the limit of expansion was raised by amending MRTP, Monopolistic and Restrictive Trade Policies Act। MRTP एक्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से बिजनेस में सिर्फ सरकार बिजनेस करेगी, कौन से एक्टिविटी में सिर्फ सरकार पार्टिसिपेट करेगी और कोई नहीं। तो उसको रिड्यूस किया गया और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो प्राइवेट के द्वारा अलाउ किया गया कि आप लोग भी बिजनेस कर सकते हैं। Due to this change, there is a tremendous improvement in the economic development of our country. The business environment has undergone tremendous changes. Now there is more open and competitive environment between private and public sector। तो 1991 के कारण, 1991 में हम लोग जो LPG लाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
इसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश में एक अलग बूस्ट मिला, एक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखने को मिला हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और इस वजह से आज के डेट में हमारा देश का जो है पोजीशन बहुत अच्छा है ना। आई होप कि आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अगर हम लोग चर्चा करें तो अब हम लोगों को पढ़ना है, ये ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये ग्राफ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको कुछ क्लास करने के बाद ये ग्राफ आपको समझाएंगे हम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम आपको बताए थे सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ना है, तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है। वो संस्था जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, होली कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, होली कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, और partially controlled by central government and state government, jointly controlled by central and state government is considered as public sector enterprises, ठीक है। चल, तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि हमारी सरकार जो है तीन तरीके से बिजनेस रन करती है। सबसे पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो अंडरटेकिंग बिजनेस है जहां पर एक अलग से मिनिस्ट्री डेवलप किया जाता है, जो कि सरकार का ही पार्ट है। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। जैसे रेलवे, तो आप जानते हो रेलवे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। अब इसमें होता क्या है कि रेलवे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन वो मिनिस्ट्री लेगा, है ना। वो मिनिस्ट्री कहने का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स है जिसमें सिर्फ सरकारी लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं, और सबसे हेड कौन होगा, उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर। जैसे डिफेंस मिनिस्टर अलग होता है, टेलीकॉम मिनिस्टर, टेलीकॉम एंड दूर संचार नगर निगम का एक है ना मिनिस्टर अलग होता है। तो डिफेंस मिनिस्टर अलग है, रेलवे मिनिस्टर अलग है, एंड टेलीग्राम एंड ब्रॉडकास्टिंग टेलीफोन मिनिस्टर ये सब अलग है। बात क्लियर है। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे सिर्फ रेलवे का, क्योंकि रेलवे एक ऐसा चीज है जिससे हर कोई कनेक्टेड है। तो आप जिस चीज के बारे में जानते हो उसको रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओ। अब देखिए रेलवे क्या है, रेलवे एक सरकारी संस्था है, मगर इसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेलवे को हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलेट करती है, कंट्रोल करती है, और रेलवे के लिए एक अलग मिनिस्ट्री है जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इसका एक मिनिस्टर होता है, दैट इज रेलवे मिनिस्टर। आज के डेट में रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो रेलवे मिनिस्टर आज के डेट में कौन है, पीयूष गोयल। तो अब क्या होता है कि कोई भी बड़ा कांड या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, रेलवे मिनिस्टर यानी कि पीयूष गोयल। कौन जवाब देगा, पीयूष गोयल। यानी कि अगर मान लीजिए आप देखते हो मीडिया में होता है एक्चुअली में अक्सर कि ट्रेन का कोई बड़ा दुर्घटना हुआ, ट्रेन का अगर कोई बड़ा दुर्घटना हुआ तो मीडिया सवाल उठाती है कि कहाँ है मिनिस्टर, कहाँ है रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर का क्या कहना है इस एक्सीडेंट पे। जो अपोजिशन पार्टी वाले होते हैं वो लोग तुरंत कहते हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, है ना। यानी कि कोई भी इस तरीके का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीफोन सर्विसेज, इसमें किसी भी तरीके का अगर घोटाला या फिर कुछ एक्सीडेंट होता है, उस केस में डायरेक्ट जवाब कौन देता है, रेलवे मिनिस्टर। कौन देगा, रेल है तो रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस है तो डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, कहाँ जवाब देगा, तो पार्लियामेंट में जवाब देगा। कहाँ देगा जवाब, पार्लियामेंट में देगा। बात क्लियर है। तो देखिए क्या कह रहा है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसर्न्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को क्या बोलते हैं, वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन अदर गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट से ये अलग नहीं है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है ये। इट फंक्शन अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट।
और ये किसके अंडर में फंक्शन करता है? एक मिनिस्टर के अंदर में। जैसे पीयूष गोयल के अंडर में पूरा रेलवे है, वो जो चाहेंगे वही होगा। या फिर डिपार्टमेंटल, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, रेलवे, डिफेंस, पोस्ट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन वगैरह। फीचर क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला फीचर कह रहा है दे ऑपरेट अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्टर। सही बात है, वन मिनिस्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, ठीक है। सेकेंड कह रहा है दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। रेलवे क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है, यानी कि गवर्नमेंट का ही पोर्शन है ये, इसका अलग एंटिटी नहीं है। जैसे कंपनी में आप पढ़े थे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, मगर यहाँ पर गवर्नमेंट अलग और रेलवे अलग ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इज रेलवे। दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे खास बात, अब देखो रेलवे का डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा रेलवे अपना टिकट बेच के नहीं लाता है। खास चीज समझेंगे, हम लोग जो रेलवे का टिकट खरीदते हैं तो आप ये मत समझना कि रेलवे का जो कर्मचारी है वो उस पैसे को यूटिलाइज करता होगा इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जितना भी टिकट बेच के पैसा आता है वो सारा का सारा ट्रेजरी में चला जाता है। ट्रेजरी कहने का मतलब रिजर्व में चला जाता है, आरबीआई के पास, समझे। और तो सर रेलवे अपना खर्च, अपना सैलरी कहाँ से करता है पेमेंट? तो रेलवे का जो बजट होता है उसी में अनाउंसमेंट किया जाता है कि रेलवे को कितना इस बार पैसा मिलेगा। रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ दिया जाएगा। तो टिकट बेच के कितना आया इट डजंट मैटर, टिकट बेच के कितना पैसा मिला वो सारा ट्रेजरी में गवर्नमेंट को चला जाएगा। मगर रेलवे के विकास के लिए, जैसे नया मेट्रो रेल बिछाना है, मेट्रो का पटरी बिछाना है, नया इंजन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन डेवलप करना है, नया कोचेस डेवलप करना है, नया स्टेशन बनाना है, स्टेशन को मॉडर्नाइज करना है, स्मार्ट स्टेशन बनाना है, उसके लिए पैसा का जरूरत पड़ेगा। वो सब बजट में आता है। आपको पता है कि हर साल, है ना, 1 फरवरी को क्या किया जाता है? बजट अनाउंस किया जाता है ना। और बजट अनाउंस जिस दिन होता है उस दिन रेलवे को कितना पैसा मिलेगा ये भी बताया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि रेलवे को जो फंडिंग आता है कहाँ से आता है? बजट में। और रेलवे जो टिकट बेच के पैसा कमाती है उसको कहाँ जमा कर दिया जाता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में। यानी कि जो टिकट बेच रहा है, जैसे गया में टिकट काउंटर है, तो गया में जितना भी टिकट बिकेगा वो सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा और एंट्री हो जाएगा कि हाँ आज गया में इतने का टिकट बिका। बात समझे। और जितने भी स्टाफ जो होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, उनको बोला जाता है सिविल सर्वेंट। क्या बोला जाता है? सिविल सर्वेंट। हम लोग जनरली बोलते हैं सरकारी नौकरी कर रहा है, मगर टेक्निकल टर्म में अगर हम लोग बात करें तो उनको क्या बोला जाता है? सिविल सर्वेंट। जितने भी डिफेंस में काम कर रहे हैं और जितने भी रेलवे में काम कर रहे हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको क्या बोला जाएगा? सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन का एक एक्ट बना हुआ है, सिविल सर्वेंट एक्ट। उस एक्ट में लिखा हुआ है कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन होता है। बात क्लियर है? तो देखिए 3 पॉइंट बता रहे हैं। The revenue of the departmental undertaking are deposited in treasury of government। जो भी रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कहाँ जमा होता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में जमा होता है। रेवेन्यू मतलब क्या? टिकट बेच के पैसा लाना। The staff of departmental undertaking are civil servant and are recruited and compensated under civil servant act। ठीक है। They are under the direct control of departmental head। और इन लोग को कंट्रोल कौन करता है? तो इनका सुपीरियर, इनका बॉस। आप देखते हो सरकारी संस्था में, रेलवे में जो टिकट कलेक्टर है वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। जो टिकट काउंटर पे बैठता है वो किसी के अंडर में काम कर रहा है। मतलब हर बंदे का कोई ना कोई बॉस है। कोई गिट्टी उठा रहा है तो कोई क्लीनिंग कर रहा है, तो कोई इंचार्ज है, कोई स्टेशन मास्टर है।
मतलब कुछ ना कुछ है कोई बंदा, यानी कि हर बंदे का कोई ना कोई बॉस है और हर बंदे को कोई ना कोई कंट्रोल करता है। हु इज अकाउंटेबल फॉर कंसर्न मिनिस्टर? they can be sued in the same manner as the you can file a case against government। आप मान लीजिए इंडियन रेलवे कुछ ऐसा करता है जिसके कारण आपको नुकसान हुआ, तो आप केस कर सकते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट पे केस किया जा सकता है। यानी कि ये मत समझिएगा कि इंडियन रेलवे पे कोई केस नहीं कर सकता। बहुत सारा ऐसा केसेस है जहां पर इंडियन रेलवे को पेनाल्टी लगा है, ठीक है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट को आप केस कर सकते हैं, उसी तरीके से इंडियन रेलवे पे भी आप अगर केस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है ना। वन कैन फाइल अ सूट। फाइल अ सूट कहने का मतलब होता है केस करना, केस दर्ज कराना कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ। सर गलत क्या हो सकता है? गलत बहुत चीज हो सकता है ना, बहुत तरीके का गलत हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मेरिट बोले चाहे एडवांटेज बोले, बात एक ही है। जैसा कि आपको हम बताए थे, हर टॉपिक का हम लोग अपन लोग मेरिट भी पढ़ेंगे, डिमेरिट भी पढ़ेंगे और फीचर भी पढ़ेंगे। सबसे पहले समझे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है और उसका फीचर हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं मेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। सरकार अगर चाहता है तो तुरंत एक डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा और एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्रिएट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब इस तरीके के संस्था में क्या ना, कंट्रोल बहुत तगड़ा होता है। कंट्रोल कहने का मतलब है ना, द सेंट्रल, देखिए क्या कह रहा है, द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्टेड एंड सेंट्रलाइज्ड। इफेक्टिव कंट्रोल इसलिए बोल रहा है, जैसा कि हम आपको बताएं, हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई बॉस होता है और वो बॉस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम स्टेशन मास्टर है, तो गया का जितना भी एम्प्लॉय है गया के स्टेशन में, सबको कंट्रोल हम करेंगे क्योंकि हम स्टेशन मास्टर है। तो अच्छा, हमको कौन कंट्रोल करेगा? मेरा ऊपर वाला, मेरा अथॉरिटी, मेरा सुपीरियर जो बंदा लोग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फायदा क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। इफेक्टिव कंट्रोल कहने का मतलब बहुत अच्छे से सटीक मैनर में कंट्रोल किया जाता है इस तरीके के संस्था को, क्योंकि कोई ना कोई किसी का बॉस है। तो आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपका सुपीरियर जो है आपको डांट फटकार लगाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि आपको पता है रेलवे में जितना भी पैसा आता है सब बजट में आता है, और बजट में जो पैसा मिलता है वो तभी मिलता है जब आप एक प्रपोजल देते हैं। जैसे मान लीजिए जो इंडियन रेलवे को डेवलप करने का काम करता है, इंडियन रेलवे को जो प्रोग्रेस की जो काम करता है, वो एक प्रोजेक्ट बनाएगा कि हाँ इस साल 2020 में इंडियन रेलवे को 1000 करोड़ का जरूरत है, हम लोग यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक पूरा प्रपोजल मिलता है, बहुत अच्छे से एक ऑडिट होता है, बहुत अच्छे से अकाउंटिंग करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी रहता है और प्लस फंड का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज द फाइनेंशियल मैटर सब्जेक्ट टू द मिनिस्टेरियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, है ना। मिनिस्टर्स का पूरा कंट्रोल होता है, बजट से पैसा आता है, अकाउंटिंग तगड़ा होता है और ऑडिटिंग भी होता है। ऑडिटिंग मतलब अकाउंटिंग वेरीफाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। एक और फायदा क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, कि आपको जवाब देना पड़ेगा। मतलब अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आप अच्छे से काम नहीं किए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कहाँ जवाब देना पड़ेगा? अपने सुपीरियर को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। मान लीजिए जैसे अभी हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, तो जवाब कौन देगा? तो एक रिपोर्ट बनेगा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या लापरवाही बरता गया,
क्यों एक्सीडेंट हुआ, और वो रिपोर्ट पे जवाब देंगे पीयूष गोयल। बात समझे? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रोल है ना। द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। और इंडियन रेलवे का काम कैसा चल रहा है, ये सब का डिस्कशन कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। और पार्लियामेंट में यानी कि जवाब देना पड़ेगा मिनिस्टर को। तो जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर है, जैसे मान लीजिए हम आपका बिजनेस स्टडी पेपर ले रहे हैं, तो बिजनेस स्टडी का ये सब्जेक्ट अगर अच्छे से कवर नहीं कर पाए तो हमको जवाब देना पड़ेगा अपने डायरेक्टर को, अपने प्रिंसिपल को, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी होता है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? पब्लिक रेवेन्यू, है ना। पब्लिक रेवेन्यू कहने का मतलब इंडियन रेलवे या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जितना भी पैसा कमाती है वो सारा का सारा ट्रेजरी में चला जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पैसा कहाँ चल जाता है? गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और गवर्नमेंट इसी पैसा को कहाँ खर्च करती है? देश के डेवलपमेंट में। जैसे मान लो इंडियन रेलवे टिकट बेच के 50,000 करोड़ कलेक्ट किया, मगर इंडियन रेलवे को इस साल मात्र 20,000 करोड़ मिला डेवलपमेंट के लिए। तो 50,000 करोड़ आया, अब 20,000 करोड़ दिए कि चल भाई तुम अपना डेवलपमेंट करो, तो बाकी का 30,000 करोड़ क्या हुआ? तो वो हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज होगा। बात समझ में आया? इसलिए इसको पब्लिक रेवेन्यू बोला जा रहा है, क्योंकि हम जो टिकट के लिए पैसा दे रहे हैं वो वापस से या तो हमको रेलवे डेवलपमेंट करेगा, और या तो वो हमको किसी अदर फॉर्म में हमको सर्विसेज मिल जाएगा। ठीक है? तो द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, है ना। और ये क्या करता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है? गवर्नमेंट का इनकम बढ़ाने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है सेक्रेसी। सेक्रेसी कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एकदम टॉप सीक्रेट रखा जाता है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का खास बात यह है कि हम लोग सेक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं। सेक्रेसी मेंटेन करके रखते हैं मतलब कि हम लोग कुछ बात जो पब्लिक को बताना है वो बताएंगे, और जो नहीं बताना है नहीं बताएंगे। यानी कि जैसे मान लो डिफेंस सेक्टर, राफेल आया, इंडिया में राफेल आया, तो क्या राफेल का क्या प्राइस है बताया गया? नहीं बताया गया। राफेल कितने में डील हुआ? नहीं बताया गया। हाँ, राफेल का फीचर्स क्या है ये पता है, मगर बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐसा है जो नहीं बताया गया। क्यों? सिक्योरिटी पर्पज से। तो गवर्नमेंट, अच्छा ये डिसीजन कौन लेगा? मिनिस्टर डिसीजन लेगा, वो डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा कि हम बताना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है? तो सिक्रेसी मेंटेन रहता है। अगर सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए, चलेगा काम। बात क्लियर है? The activities performance of departmental undertaking can be highly secret, as the government can avoid to disclosure of the on the plea of the public interest, है ना। कहने का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के हित में जरूरी नहीं है कि हर बात बताया जाए। ठीक है? जो चीज कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ड्यू टू सेक्रेसी only the most sensitive area, that is defense, is operating as departmental undertaking, है ना। सिक्रेसी के कारण जैसे डिफेंस में बहुत सारा चीज एकदम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंट्रोल में रहता है कि नहीं, लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिमेरिट क्या होता है किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का? जैसे आपको हम पहले ही बताया ना कि हर चीज का हम लोग फीचर, कोई भी टॉपिक पढ़ो, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पढ़े, उसका फीचर्स पढ़े, उसके एडवांटेज पढ़े और उसके डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिमेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। तो सबसे पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी एक डिमेरिट है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, तो हम अपने कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन खुल के लेंगे, कोई भी डिसीजन है आराम से हम ले लेंगे। मगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं होता।
आपको अपने सीनियर्स का कंसेंट लेना पड़ता है। टॉप ऑफिशियल्स जो है ना, उनका कंसेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप स्पॉन्टेनिटी के साथ, जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और काम करते करते लगा कि नहीं कुछ यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, अलग तरीके से करना चाहिए, तो जब तक आप अपने ऑफिसर्स का, अपने सुपीरियर का डिसीजन नहीं लेंगे, कंसेंट नहीं लेंगे, तब तक आप नहीं एक्शन ले सकते। यानी कि आप एम्प्लॉय हैं मगर आप कुछ अपने तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते। पार्लियामेंट का कंट्रोल बहुत तगड़ा होता है। पार्लियामेंट का, हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। और कुछ भी बड़ा डील करने से पहले, जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसमें है ना हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, वहां से सैंक्शन कराना पड़ता है, वहां से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब खुद से आप डिसीजन नहीं ले सकते। The departmental undertaking work under a strict parliamentary control. There is too much interference of minister and top officials. जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं या फिर जितने भी मिनिस्टर हैं, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी कि उनको पहले रिझाना पड़ता है कि भाई ये सही है या फिर ये गलत है ना। इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस। दिस रिड्यूसेस द इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अंडरटेकिंग। और कहीं ना कहीं इस वजह से क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता है, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता तो पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम एम्प्लॉय हैं, हम इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं, हम एक स्टेशन मास्टर है, तो गया का स्टेशन मास्टर है, तो गया के स्टेशन के हित में कोई डिसीजन हम अकेले नहीं ले सकते, हमको अपने ऑफिसर्स का भी कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है थोड़ा। दूसरा क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब इस तरीके के संस्था में, जैसे प्राइवेट कंपनी में क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो तो तुमको प्रमोशन मिलेगा, तुमको बोनस मिलेगा, है ना, तुमको अवार्ड मिलेगा, तुमको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, बहुत तरीके का सपोर्ट मिलता है अगर अच्छा काम कर रहे हो तो। मगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को ना तुरंत ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर तुरंत प्रमोशन मिल रहा है, नहीं। अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो भी वही स्थिति है, और नहीं भी काम कर रहे तो भी वही स्थिति है। आपके अकाउंट में उतना ही सैलरी आएगा जितना दूसरे का आ रहा है। जो आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको भी उतना ही सैलरी मिलेगा जितना कि जो काम नहीं कर रहा वो भी, उसको भी उतना ही मिलेगा। तो इस वजह से तुम देखते हो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना ढंग से काम नहीं करता, क्योंकि एक्स्ट्रा जो इफर्ट लगा रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एक बेनिफिट नहीं मिलता है। बात समझे? इसलिए कह रहा है लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रेवेन्यू एज दीज आर डिपॉजिटेड इन ट्रेजरी। अच्छा, एक और मोटिवेशन का कारण क्या है, डिमोटिवेशन का, कि इंडियन रेलवे जितना भी टिकट बेच के पैसा अरेंज कर रहा है वो खुद यूटिलाइज नहीं कर सकता है ना। उसको बजट का इंतजार करना पड़ता है कि बजट में जो पैसा आएगा उसके हिसाब से हम इंडियन रेलवे का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देयर इज नो इंसेंटिव्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इफर्ट एंड रिवॉर्ड, है ना। आप इफर्ट लगा रहे हैं और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, जनरली द प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इफर्ट। इस तरीके के संस्था में 5 साल हो गया, सीनियर हो गए, तब प्रमोशन मिलेगा। अच्छा काम कर रहे हो और प्रमोशन मिल रहा है, ऐसा वाला बात नहीं है। सो एम्प्लॉय आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। इस वजह से एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करते, है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि इस तरीके के संस्था में एक और प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रहता। मतलब कि संस्था खुद से डिसीजन नहीं ले सकती, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना सकता है, क्योंकि हर साल बजट में पैसा आता है और वो पैसा खर्च करना
ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे जहां पे 5 साल 10 साल के लिए काम चल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर साल बजट अनाउंस होता है और हर साल के हिसाब से पैसा आता है। तो एक साल का फंड आया तो एक साल का ही कंट्रोल रहेगा ना, आप 5 साल का प्लान नहीं कर सकते। as they are subject to budgetary control of the government, they are not allowed to use their own revenue free as they have to be deposited into treasury। क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडियन रेलवे को जो टिकट बेच के पैसा मिलता है वो सारा का सारा ट्रेजरी में चला जाता है, यानी कि इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय उसको खुद से यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब चूंकि वो खुद से यूटिलाइज नहीं कर सकता तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप पैसा कमाए और आप ही उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ खर्च करना है कहाँ खर्च नहीं करना है ये डिसीजन ले रहे हैं, तो इसको कहेंगे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। पर तुम पैसा कमाए और तुम्हारे पापा कहते बेटा हमको दे दो और हम उसको खर्च करेंगे और हम तुमको 100 रुपया देंगे पर डे, तो तुम कहोगे कि वाह कमा रहे हैं हम मगर पैसा तो मेरा चल जा रहा है पापा जी के पास। तो यानी कि तुम कह सकते हो कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से इंडियन रेलवे के साथ भी होता है कि इंडियन रेलवे का प्रॉब्लम क्या है ना कि टिकट बेच के पैसा तो आता है मगर वो अपने पापा को दे देता है, और उसका पापा कौन? इंडियन गवर्नमेंट। बात समझ में आया? तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इस वजह से नहीं होता है। अब आई होप कि आपको इस तरह से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली, है ना। उन लोग अपना रेवेन्यू मतलब क्या, जो बेच के पैसा आया वो खुद से यूटिलाइज नहीं कर सकते। इट हैज नो इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, है ना। इन लोग खुद से यूटिलाइज अपने फंड को नहीं कर सकते। इस वजह से एक और डिमेरिट क्या है, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट कहने का मतलब कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको पता है सरकारी संस्था में काम कम होता है और पेपर वर्क ज्यादा होता है, और इस वजह से क्या होता है कि जितने भी वर्कर हैं उनका आधा से ज्यादा समय पेपर वर्क में चला जाता है। जैसे काम थोड़ा सा हुआ मगर पेपर यहाँ पहुंचाओ वहां पहुंचाओ, ये करो वो करो, तो इस वजह से क्या होता है कि वर्कर का जो भी लोग हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रह जाता है कि काम पे कम ध्यान दो, पेपर वर्क पे ज्यादा ध्यान दो। तो इस वजह से क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है ना प्रॉपरली नहीं हो पाता। बात समझे? द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, एंड दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डेन्ड विथ पेपर वर्क। पेपर वर्क मतलब ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तरह तरह का डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है ना। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स, है ना। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो बड़े लेवल पे होते हैं, हायर लेवल पे होते हैं, उनको ना आधा समय तो निकल जाता है पार्लियामेंट या फिर आपका जो मिनिस्टर है उसका जवाब देते देते, इतना पैसा आया कहाँ खर्च हुआ ये वो, है ना। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको जवाब देते देते आधा समय लग जाता है और वो काम पे फोकस कम रख पाते हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, और अगर लगा कि कुछ गड़बड़ी है या फिर कोई देखते हो कि कोई अच्छा ऑफिसर रहता है अच्छा काम करता है तो उसका नेता लोग ट्रांसफर करवा देता है कि भागो, होता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम इंडियन रेलवे में एकदम ट्रूली काम कर रहे हैं, हम टॉप लेवल पे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, और हमको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये सब एक प्रॉब्लम होता है। एज अ रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, जिस वजह से क्या होता है कि इम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरवादी वाला नेचर होता है। बड़े बाबू आएंगे, कई बार आप लोग सुने होंगे कि बड़े बाबू नहीं है आज काम नहीं होगा, जब तक बड़े बाबू नहीं आएंगे, जब तक इंचार्ज नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होगा।
आज पेपर वर्क में काम, बड़े बाबू बिजी हैं इसलिए आज काम नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ता है इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में। रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू टू मेनी फॉर्मेलिटीज। बहुत सारा फॉर्मेलिटीज फॉलो करना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने सुपीरियर से बात करिए, पेपर वर्क करिए, एक प्रोजेक्ट बनाइए। The decision in the departmental undertaking are delayed due to administrative formalities, paperwork and procedure, है ना। कुछ भी काम अगर करना है तो डिले होता है, बहुत समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि गया के रेलवे स्टेशन में स्केलेटर लगा, आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक स्केलेटर लगा हुआ है, तो उसको लगवाने में कम से कम 1.5 साल का समय लगा। प्रपोजल गया, बजट बना, इतना पैसा लगेगा, 1.5 साल के बाद सैंक्शन आया। तो कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम होता है ना, डिले बहुत ज्यादा होता है पेपर वर्क के कारण। इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, immediate action which are so essential for the growth of the enterprises have no place in the departmental undertaking, है ना। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नया करना। बोल्ड अप्रोच, एकदम जम के काम कर रहे हैं। इमीडिएट एक्शन, ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहे हैं, इस तरीके का काम नहीं होता है ना। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इसका कोई जगह नहीं है। बस पेपर वर्क करिए, आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए, इनएफिशिएंसी के साथ काम करिए, ठीक है। तो ये है आपका 5 टोटल आपका डिमेरिट्स। लास्ट एक पॉइंट कह रहा है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब इस तरीके का संस्था कहाँ, किस तरीके के जगह पे सुटेबल है, मतलब कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किस टाइप के बिजनेस में सुटेबल है। तो जहां पर बहुत ज्यादा सिक्रेसी का रिक्वायरमेंट है, जैसे डिफेंस, है ना। डिफेंस में सिक्रेसी का बहुत, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट बातें का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चलेगा। वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, है ना। पब्लिकली कुछ जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जहां पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, अरबों करोड़ों रुपए का, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, है ना। हालांकि आयरन एंड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री तो प्राइवेट लोग भी चलाते हैं, जैसे टाटा स्टील। मगर वैसे प्रोजेक्ट जहां पर बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उस तरीके के संस्था में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का होना जरूरी होता है। एंड अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और वैसा संस्था जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करे, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम करे, उस तरीके के संस्था को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रखा जाता है। क्योंकि सरकार चलाने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा भाई, बिजनेस बिजनेस कुछ करेंगे तब ना आएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इस आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, उसके बारे में समझे, उसके फीचर्स के बारे में समझे, डिमेरिट के बारे में समझे और मेरिट के बारे में समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है।